हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चों का वेलकम है फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान सर में। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पिछले लेक्चर्स में सारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस और सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पहले चैप्टर की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पहला चैप्टर है उसके सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और डेरिवेशंस आपने किए थे। आज के नए लेक्चर में हम आपको उसी चैप्टर के सारे जितने भी क्रीम क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से आते जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन का हमने एक कलेक्शन किया है। वो न्यूमेरिकल आज हम आपके लिए आज इस नए लेक्चर में देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब ये है कि पहले बहुत अच्छा होगा कि अगर हम उसके लिए एक फार्मूले का कलेक्शन कर लें। हमारा जो अपना फॉर्मेट है बताने का बच्चों का वो ये है कि कम से कम पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले सारे चैप्टर के पूरे चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, वो किसी एक उसमें पेज में ही कलेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि हमें कहीं भी जरूरत पड़े पूरे न्यूमेरिकल का कोई भी पूरे चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो और हमें फार्मूले की जरूरत पड़े तो हमें पूरे चैप्टर के कई पेजों को न पलटना पड़े, बल्कि हमें उसी पेज को निकालना है और उसी पेज में हमें सारे फार्मूले मिलेंगे। ठीक, हालांकि फार्मूले इसमें बहुत हैं, लेकिन हम आपको जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल है उसी से रिलेटेड जो सिलेक्टेड फार्मूले हैं वो हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे दे रहे हैं, उसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। ठीक, तो चलिए आज के इस चैप्टर के जो टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज आपको इस नए लेक्चर में देखते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप सब लोग सूत्रावली किसी एक पेज में सारे फार्मूलाज को, सारे सूत्रों को कलेक्ट करते हैं। जैसा कि सबसे अहम जरूरत पड़ेगी आपको, कई उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला बताया था, E बराबर F अपॉन क्यू। कूलाम के नियम के हिसाब से एक फार्मूला बताया था वैद्युत बल का। वैद्युत बल दो तरह का बताया था, आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता। तो F बराबर बताया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक और फार्मूला बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। एक फार्मूला आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बताया था, P बराबर Q इंटू 2L। और इसी क्रम में हम और आगे बढ़े, आप लोग नोट करते जाएं। एक छोटा सा फार्मूला है, ये 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। इस फार्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी कोई और न्यूमेरिकल और फार्मूले की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी बता देंगे, अगर यहाँ छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कोशिश करें कि इसके प्रतीक भी जान लें। देखिए, कॉन्सेप्ट आप जितना क्लियर कर लेंगे न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम आपकी उतनी कम हो जाएगी। मान लीजिए आपको फार्मूलाज मालूम है, उसके सिंबल्स भी मालूम है, ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं, तब तो आप न्यूमेरिकल पढ़ के ये कह सकते हैं ना कि वैद्युत बल है तो हम इसको F बराबर लिख लें 15 न्यूटन। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा तो हम इसको E बराबर लिख लें। ठीक है, तो चलो प्रतीक की बात करें तो E जो है वो क्या कहलाता बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, बल, Q आवेश, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। 2L क्या था, तो हमने बताया था आपको कि देखिए जैसे इसमें R आया तो R जो है क्या है, वो दूरी ही है, लेकिन अगर हम बात 2L की करें तो ये भी तो दूरी है।
पर ये एक स्पेशल दूरी है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो दो समान और विपरीत आवेश होते हैं, बताया था आपको, पढ़ाया था हमने। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक प्लस का क्यू हो, एक माइनस का क्यू हो, मतलब दोनों आवेश हो बराबर के, क्यू इस तरफ क्यू उस तरफ, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का। ऐसे दो आवेश अगर मिले, जैसे मान लो दो आवेश हमने कह दिए 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, तो हैं तो दोनों बराबर के, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आपको न्यूमेरिकल में दे, तो आप उसको r से ना लिखिएगा, उसको आप 2l से लिखेंगे। ठीक, दो आवेशों के बीच की दूरी, बल्कि इस तरह लिख लें आप, दो समान आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक, चलिए n क्या है? n कहलाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो स्मॉल e कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। वैसे तो किसी भी कण के आवेश को आप Q से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप आवेश को E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, इसका मान फिक्स होता है। ठीक, चलिए हम 2-3 ऐसे कांस्टेंट वैल्यू हैं जो फिक्स होती हैं, जिनको आपको बार बार जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, वो हम लिखा देते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या बताया था? 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। ठीक, अच्छा, स्मॉल e का मान जो इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाता है, वो भी फिक्स होता बेटा, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। ये ठीक, इस तरह से ये सूत्र वाले सिलेक्टेड फार्मूले लिखा है हमने, और भी फार्मूले हैं, लेकिन इनसे आपके सिलेक्टेड जो न्यूमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में आते रहे हैं और आ रहे हैं कई वर्षों से। ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये कलेक्शन दे दिया फार्मूले का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। चलिए, इन सूत्रों को आप याद रखें और शुरुआत करते हैं आज फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ऐसे न्यूमेरिकलों को हमने कलेक्शन किया है ताकि आपको उनमें से कोई एक आध न्यूमेरिकल मिल सके परीक्षा में। घर पे आप उसकी री प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको हमसे क्लियर भी करें। अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप हमें किसी भी टाइम तो नहीं, लेकिन एक हम आपको टाइम दिए दे रहे हैं कि 8 से 9 के बीच में आप कॉल कर लीजिए, फोन पे ही कॉल करके पूछ लिया करिए कि सर हमें ये न्यूमेरिकल में यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 का पहला न्यूमेरिकल, पहला शो, पहला आइटम। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल्स आप के पास बुक हो कुमार मित्तल की तो बेहतर है, बुक ना हो तो कम से कम उस न्यूमेरिकल का कोई फोटो स्टेट कर ले, या उसको आप अपना एक पेज में लिख ले। बुक नहीं है तो किसी के पास बुक हो तो अपना उससे फोटो ले ली मोबाइल पे, और ठीक, और बाकी हम जितने लगवाएंगे जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल है वो हम आपको पहले लिखाएंगे भी और इसके बाद लगवाएंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग अपना पेन चलाइए, अपने रजिस्टर पे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आप ही लोग लिखो, सब हमारे पास तो है, आप लोग भी लिखें। इसके बाद दोनों लोग के सामने जब न्यूमेरिकल होगा तब उसका सॉल्यूशन करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक, चलिए आप ही लोग सब लिखिए। दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर
एक आवेश क्यों रख दिया जाता है, एक आवेश क्यों रख दिया जाता है, कैपिटल क्यू बनाना है इसको, एक आवेश क्यों रख दिया जाता है, कैपिटल क्यू। क्यू का मान ज्ञात कीजिए, कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यदि तीनों आवेशों का निकाय, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल की आप भाषा को समझें, उसके अनुसार आप छोटा सा एक चित्र बनाएं। मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, आप उसको देखिए। अब आप केवल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। आपसे कहा गया है कि दो आवेशों Q और Q, दोनों स्मॉल q है, Q और Q को जोड़ने वाली रेखा, जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है Q और दूसरा आवेश ये है Q, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा एक लाइन से मिला दीजिए दोनों आवेशों को। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये दोनों आवेशों को जोड़ रही है, ठीक। इस रेखा के मध्य बिंदु पर, इस रेखा के, इस लाइन के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यू रख दिया जाता है, कैपिटल क्यू। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यहां पर मान लो, यहां पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाता है, कैपिटल क्यू। थोड़ी देर के लिए मान ले हम अपने तरफ से, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यू रख दिया जाता है और इसी क्यू का आपको मान ज्ञात करना। बेटा पहले न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, इसी कैपिटल क्यू का मान पूछ रहा है। एक शर्त लास्ट पे कंडीशन लगा रहा है कि यदि तीनों आवेश संतुलन में हो, क्या कहा, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। इन तीनों आवेशों को मिला के जो एक सिस्टम तैयार किया गया है, जो एक निकाय तैयार किया गया है, उस वो निकाय संतुलन की स्थिति में है, यानी बैलेंस है। अब इसी का तो कुछ मतलब है, क्या मतलब है उसको समझो बेटा। जब ये पूरा निकाय, पूरा सिस्टम संतुलित है तो उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिणामी शून्य होगा। संतुलन का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज हम आपको बता दें बेटा। जब दो बल या दो से अधिक बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो उनका जो परिणामी है, टोटल जो है, वो हमेशा जोड़ के निकाला जाता है। और अगर दो बल विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं तो उनका परिणामी हमेशा घटा के निकाला जाता है, ठीक। पहली बात। एक सेकंड, तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कहें कि ए और सी पर जो आवेश रखे हैं, तो ए से सी पर लगने वाला बल ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, तो वो बल कौन सा हो गया, ए और ए से सी पर लगने वाला बल। अच्छा, ए से बी पर लगने वाला बल वो भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा। ए जो बल बी पर लगाएगा वो इसी डायरेक्शन पे तो लगेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं और दोनों का जो परिणामी है वो शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, दोनों का परिणामी पहली बात तो कैसे निकालेंगे, जोड़ के, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे दोनों बल लग रहे हैं। और उनका परिणामी शून्य क्यों होगा, क्योंकि सवाल में कहा गया कि निकाय संतुलन की स्थिति में, बैलेंस है, ठीक। तो हम इसके बीच का बल और इसके बीच के बल का परिणामी निकालें, ठीक। तो ए और सी के बीच का बल, तो वो क्या कहलाएगा, एफ। इस तरह से हम उसको लिख लें, एफ ए सी, प्लस ए और बी के बीच लगने वाला बल, उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी। और इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। सवाल में आपसे कहा गया कि तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में, बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए इन दोनों आवेशों का, दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो शून्य होगा। इन दोनों बलों का परिणामी योग से क्यों निकलना, क्योंकि दोनों बल ए से सी की तरफ जो लग रहा, ए से बी की तरफ जो लग रहा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, इसलिए इन दोनों का परिणामी जोड़ के निकालेंगे। और शून्य क्यों होगा, क्योंकि निकाय संतुलन की स्थिति में, ठीक।
अगर हम इसमें से एक बल उठा के, ये वाला बल उठा के हम इस तरफ कर दे तो ये हो जाएगा माइनस का FAB। अच्छा, कूलाम साहब ने बताया था दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है ना। कूलाम साहब का सूत्र आपको मालूम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कौन से दो आवेशों के बीच लग रहा, A और C वाले। A पर कौन सा आवेश है Q, C पर कौन सा आवेश है कैपिटल Q, ठीक। Q इंटू कैपिटल Q बटे R स्क्वायर, R का मतलब दूरी। तो अब हमें थोड़ा दूरी देखना है कि इनके बीच की दूरी क्या है। बेटा इस दूरी को, अगर हम इस दूरी को अपने तरफ से x मान लें, चलो r मान लेते हैं, r मान लें, और ये आपसे सवाल में बताया गया है कि ये कैपिटल Q जो तीसरा आवेश है वो मध्य बिंदु पर रखा है। तो जब मध्य बिंदु पर रखा है तो आधी दूरी इस तरफ जाएगी और आधी इस तरफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी दूरी r है, तो फिर ये आधी कितनी हो गई, यहां से यहां तक r/2, और यहां से यहां तक भी क्या हो गई, r/2। तो A और C के बीच की दूरी कितनी बनी, r/2। A और C के बीच की दूरी r/2 का होल स्क्वायर। आपको सूत्र अच्छे से याद होगा, 1/4πε0, सूत्रावली में देख लेना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी क्या है A और C के बीच की, r/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस A और B के बीच लगने वाला बल, A और B के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। तो दो A पर कौन सा आवेश Q है और दूसरा B पर कौन सा आवेश है Q। तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है। फिर से सूत्र लगाएं इसका, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q इंटू Q और अपॉन में R स्क्वायर। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मानी थी, R स्क्वायर। आपको बेटा क्या ज्ञात करना, Q का मान। दोनों साइड में अगर आप गौर से देखो तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, Q से एक Q कैंसिल हो गया। यहां पे कैपिटल Q है, गौर से समझना अच्छे से। r/2 का होल स्क्वायर उस तरफ ले जाओ, r/2 का होल स्क्वायर त्रिज्या गुणा करा इनटू Q और अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा r²/4 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। माइनस था बेटा, माइनस था, सॉरी माइनस, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया और कैपिटल Q का मान कितना आ गया बेटा, -Q/4। ये आपका आ गया कैपिटल Q, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट मार दीजिए। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखना शुरू कर दीजिए आप, टाइम ना बर्बाद हो। चलिए, दो बिंदु आवेश 9E और E, यहां देख लो बोर्ड पे 9E और दूसरा E, केवल E। दो बिंदु आवेश 9E और E एक दूसरे से, लिखते जाए सब लोग, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q, स्मॉल q, कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, चलो बेटा सब लोग समझो अच्छे से। सवाल क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 9E और E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। चित्र को समझना बेटा गौर से। दो बिंदु आवेश हैं, पहला आवेश है 9E, अब दूसरा आवेश है E, और दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल मेरे सामने भी है, सवाल आपके सामने भी हो गया, दोनों के सामने होगा तब न्यूमेरिकल लगाने का मजा कुछ और होगा।
ठीक, ऑडियो में वीडियो में फर्क होता। आपके सामने भी सवाल है, आपको भी दिख रहा। ठीक, क्या कहा, दो आवेश 9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलो इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा सवाल में, इनके बीच एक आवेश Q कहां रखा जाए, है ना, कि वह संतुलन में हो। इन दोनों आवेशों के बीच में, बीच का मतलब वहां पे मध्य बिंदु से नहीं है बेटा, बीच का मतलब बस इन दोनों के बीच में रखना है, कहीं पे भी रख दो। ठीक, लेकिन मिड पॉइंट से मतलब नहीं है। यहां अगर मिड पॉइंट की बात करेगा तो वो आपको बताएगा कि मध्य बिंदु पर रखना, जैसा पिछले सवाल में बताया। तो दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश और रखना है Q, तो कहीं पे भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख, मतलब उनके बीच में रखना है, लेकिन कहीं पे भी रख दो, जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु पर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए यहां पे हमने मान लीजिए रख दिया एक तीसरा आवेश Q। कितनी दूरी पर रख दिया बेटा, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस आवेश से हमने x दूरी पर इस आवेश को रखा है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो जब पूरी दूरी 16 है और यहां से यहां तक x मान ली, तो बाकी कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स। मतलब ये कि इस और इस आवेश के बीच की दूरी x है, और इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी 16 माइनस एक्स है। ठीक, चलिए आपसे क्या कह रहा, कितनी दूरी पर, दोनों के बीच में तीसरा आवेश Q कहां रखा जाए। तो आपने क्या माना कि मान लिया कि इस आवेश से x दूरी पर रखा जाए ताकि वो संतुलन में। माना 9e आवेश से x दूरी पर तीसरा आवेश रखने पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। बहुत आराम से बेटा समझना, इस आवेश से x दूरी पर हमने तीसरे आवेश को रखा, और जब हमने यहां पर तीसरे आवेश को रखा तो हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई, बैलेंस कंडीशन आ गई। तो अब इसका मतलब क्या है, संतुलन की स्थिति का मतलब, जैसे ये है, एक आवेश यहां रखा है, एक यहां रखा है। अब तीसरा आवेश हम इस तरीके से रखें इनके बीच में, यहां पर या यहां पर या यहां पर, कि बैलेंस आ जाए। बैलेंस का मतलब ये, मान लो हमने यहां रख दिया, तो इनके बीच का, इनके बीच लगने वाला बल और इनके बीच लगने वाला बल बराबर होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ। ठीक, तो इनके बीच का बल और इनके बीच का बल बराबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक, इसके बाद निकालेंगे इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, और दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल लिखें। कूलाम साहब ने बताया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। पहला आवेश 9e इंटू दूसरा आवेश Q अपॉन r²। r का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहां पे आप चित्र में गौर से देखो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी थी बेटा, x। ये हो गया x² बराबर इनके बीच का बल हो गया। और अब निकाले इनके बीच का बल, तो बराबर होंगे दोनों, क्योंकि संतुलन की स्थिति बता रहा ना सवाल में। ठीक, तो चलो इनके बीच का बल निकाले, फिर वही सूत्र 1/4πε0। अब पिछले सवाल से अगर आप कंपेयर करें तो ये ना सोचना कि उसमें तो दो बलों को जोड़ के हमने परिणामी, क्या कह रहा था, संतुलन में है तो परिणामी निकाला जोड़ के और बराबर 0 की। बेटा ठीक है, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, वहां दिशा दिख रही थी कि ए से सी पर, ए से बी पर जो बल लग रहा दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों आवेशों के बीच का बल निकाल लो और इन दोनों आवेशों के बीच का बल निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो, संतुलन की स्थिति में आ जाए। ठीक, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो यहां पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, उसी को तो r कहेंगे। तो ये दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
दोनों साइड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा क्या कैंसिल हो रहा, इससे ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, जो बचा उसको ले लो। यहां बचा 9/x² बराबर में बचा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना चाहें तो वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने। अगर आप वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3x² का x हो गया, बराबर 1 का तो 1 ही होता है, और इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 16 माइनस x। तिर्यक गुणा करा दो, x का 1 में x हो गया, इसका इसमें करा दो, 16 3 48 माइनस का 3x, इस 3x को इस तरफ ले आए तो प्लस का हो गया, तो 3x और 1x ये 4x बन गया बेटा, बराबर में 48 है, तो x बराबर आ गया 48/4 यानी 12 चौको 48, तो x का मान कुल मिला के कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम तीसरे आवेश को रखेंगे तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। या अगर ये 12 है तो फिर ये कितनी बची 16 माइनस 12, x का मान 12 आया ना, 16 माइनस 12 तो 4 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इस आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो आपका आंसर क्या रहा 12 सेंटीमीटर। ओके, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। बेटा जरा इसको डीजल पानी दे दिया जाए, भूखा प्यासा है बेचारा, है ना। डीजल पानी तो सबको जरूरत पड़ती है। आप लोग तो खाए पिए मस्त बैठे हो एकदम, 17 रोटी खा के एकदम, एक घड़ा पानी पी के। हमने हालांकि 17 नहीं खाई थी, हमने सिर्फ 27 रोटी खाई। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिलेक्टेड न्यूमेरिकल बता रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। हाँ, ये वो न्यूमेरिकल है कि ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे रिलेटेड तमाम आप न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो इनका कलेक्शन जो हमने आपको दिया है, ये ऐसा कलेक्शन है कि आप इसके अलावा तमाम और न्यूमेरिकल भी सीख जाएंगे बढ़िया। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा भाई, लिखिए आप क्वेश्चन फटाक से। छोटा सा क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, छोटा सा सवाल बेटा, 1 नंबर में आता है, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने n से प्रदर्शित किया, n बराबर 500। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस शब्द को आप नोट करिएगा, कमी है, काम का है एकदम। अच्छा, आगे क्या कह रहा, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q का मान ज्ञात करना है, और प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये होता है कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये बताना है। ठीक, आवेश की प्रकृति। ठीक, आवेश 2 ही प्रकार का तो होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए चलते हैं, आपको आवेश का मान निकालना है और प्रकृति निकालना है। तो मान के लिए अगर बात करें तो एक नन्हा सा सूत्र हमने बताया, Q बराबर N इंटू E। N का मान आपको दिया है 500, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, फिक्स होता है बेटा, हमने बताया था, अभी लिखाया था एक जगह पे, उसको आप बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। स्मॉल e का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19। अगर हम दशमलव से एक जीरो हटा दें
तो ये 16 हो जाएगा, ये 50 बचेगा, और 16 का 50 में गुणा, 16 पंचे 80 माने 800 हो गया। 800 का 8 तो ले लिया, और 2 जीरो जो थे वो एक जीरो में एक घात बनता है, मालूम हो अगर आपको। तो जब 2 जीरो हैं तो 2 घातें बनी, तो 2 घातें प्लस की हैं आपके पास, और 19 घातें माइनस की हैं पहले से। तो 2 से 19 घटा दो, क्या घातें बची? माइनस की 17। बेटा जोड़ना घटाना आता होगा, ना आता हो तो हमें देखते चलो, आप सीख जाओ। 8 इंटू 10 की घात माइनस 17। आवेश निकाला है तो बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, यानी उस चालक पर इतने कूलाम का आवेश होगा। लेकिन वो ये भी पूछ रहा था कि उसकी प्रकृति भी बताइए, यानी धनात्मक आवेश होगा ये या ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक, तो सवाल में आपसे शुरू में क्या कहा था कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बेटा जब चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इसका मतलब कि ऋण की कमी हो गई, और जब ऋण की कमी होगी तो उस चालक पर धन बढ़ेगा ना, तो उस चालक पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। तो उसकी प्रकृति क्या होगी? ये कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? बहुत बढ़िया सवाल बेटा, देखना आप गौर करना है। हाँ एक ही नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का भी आ जाता भाई, लेकिन आप उस पर गौर करिए, है अच्छा। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। क्वेश्चन नंबर 4, कितना आवेश बता रहा? आवेश को तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कितना आवेश बता रहा है? 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलाम। 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलाम। ठीक, आगे क्या कह रहा बेटा? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? कितने इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, कितने इलेक्ट्रॉनों की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन पूछ रहा। फिर वही सूत्र लगा दो जो पिछले ने देखा, Q बराबर एन ई। अब आपको n ज्ञात करना, तो E को पक्षांतर कर दो, n बराबर हो गया Q बाई E, Q अपॉन E। Q का मान दे रहा है 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 अपॉन स्मॉल ई फिक्स है बेटा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। चलो भाई हल करते हैं। देखिए ये भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, ये भी पॉइंट 1 अंक के बाद है। कक्षा 3 में सब कुछ सीखा है आपने। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 24 ये 16 हो गया। चलो काटो, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। इस घात को ऊपर करो आप। अगर इस घात को हम ऊपर करेंगे तो घात माइनस में ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात 19 हो गया ऊपर जाके। अच्छा 18 माइनस में, तो 19 से 18 घटा दो, तो इनटू में क्या बचा? 10 की घात 1। बेटा बुरी बात, 1 नहीं लिखा जाता, गंदी बात। 10 की घात 1 यानी केवल 10। ठीक, तो चलिए 10 दिया 30 और 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपसे एक चीज और पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की, सवाल को गौर करें, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इसका जवाब कहां से निकालें? ये तो मालूम हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमें क्लियर करना है कि अधिकता है या कमी है। ऊपर जरा सवाल को गौर करें, शुरू में कह रहा था कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। जब चालक पे धन आवेश है तो बेटा आप गौर करो, चालक पे धन आवेश है तो धन आवेश का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है।
और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी तो धन आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो इलेक्ट्रॉन माने ऋण, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो माने ऋण की अधिकता ना होती, है ना। और ऋण की अधिकता होती तो आवेश कैसा, ऋणावेशित होता। और वो कह रहा चालक पे धन आवेश है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बेटा 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिखे, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने आ गया, गौर करें आप सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल। दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सवाल के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो धनावेश है। हमने मान लिया एक आवेश Q1, बेटा चित्र को देखना गौर से, दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये हमने नहीं कहा, सवाल खुद बता रहा है, सवाल स्वयं बता रहा है कि दो धनावेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बेटा आगे की लाइन बाद में पढ़ना, इतना ही में समझ लो क्या कह। ये दो आवेश है, धन आवेश है दोनों, और दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो 18 न्यूटन है। कूलाम साहब को याद करिए, क्या कहा था कूलाम साहब ने, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान रखो F का मान कितना है, दोनों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन। F का मान 18, इसका मान 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻9। अच्छा, Q1 और Q2 वो तो वही रहेंगे, मान तो दिए नहीं है, बस Q1 Q2 मान लिया था, और अपॉन में r², तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 0.1, और 0.1 का स्क्वायर। गौर करना अच्छे से, 0.1 का स्क्वायर, इसको हल भी करना है। चलो 18, इसको तिर्यक गुणा करा के यहां ले आओ, 0.1 का स्क्वायर तिर्यक गुणा करा के यहां ले आओ, तिर्यक गुणा करा के ले भी आओ और स्क्वायर भी कर दो, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 × 0.1 यानी 0.01, ठीक, 0.01। और ये जो है 9 × 10⁻9, इसको बटे में लाओ भाई, इसको यहां ले, इसको बटे में ले आओ, तो 9 × 10⁻9। यहाँ पे क्या बचा, Q1 Q। बेटा समझो, गौर से समझो, इसको हम तिर्यक गुणा करा के यहाँ ले गए, तिर्यक गुणा भी करा दिया और साथ में इसका वर्ग भी कर दिया, तो 0.01, और तिर्यक गुणा कराया तो यहाँ आ गया, और ये जो बचा वो बटे में आ गया। अब यहाँ क्या बचा, Q1 Q, तो हम कह सकते Q1 × Q2 बराबर इतना। ये लाइन समझ में है, ध्यान देना, 18 है, 9 से 18 को काट दो, 2 हो गए। अच्छा 0.01, तो हम 0.01 को कह सकते हैं 10⁻−2, और कहां से आ गया बेटा, एक नियम बता दें, हमेशा याद रखना, दशमलव को जब भी आप सीधे हाथ की तरफ खिसकाओगे
तो घातें हमेशा घटेंगी। दशमलव को जब भी आप उल्टे हाथ की तरफ खिसकाओगे तो घातें हमेशा बढ़ेंगी। जितने अंक खिसकाओगे उतनी घटेंगी, उतनी बढ़ेंगी। हमने यहाँ पे दशमलव को हटा के यहाँ ले आए, तो जब दशमलव को खिसका के यहाँ किया तो अब एक के बाद अगर हम दशमलव लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, फिर वो एक ही कहलाएगा। ठीक है, और जब एक ही कहलाएगा तो 18 इंटू 1 तो 18 ही, तो एक भी किसी काम करेगी। तो दशमलव को हमने क्या अंक खिसकाया? 2 अंक। और किस तरफ खिसकाया? सीधे हाथ की तरफ, तो घातें घटेंगी। 2 अंक खिसकाया तो 2 घातें माइनस, 3 अंक खिसकाएंगे 3 घातें माइनस में, और बटे में 10 की घात 9 है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बराबर, अब गौर करना बेटा, बहुत थोड़ा सा अगर आपने इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप कैलकुलेशन में परेशान हो जाओगे। ये दोनों घातें माइनस में है तो 9 और 2 11, माइनस की 11 घातें हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ पे 2 है और इंटू में 10 की घात कितना है? माइनस 11। हम ये चाहते हैं कि एक घात यहाँ पे प्लस की बढ़ा दो। एक घात का मतलब 1 0, 2 की जगह 20 कर दो। एक घात प्लस की हो तो एक घात प्लस की बढ़ाई तो एक कम कर दो, बैलेंस बराबर हो जाएगा। एक घात बढ़ाई तो एक घात घटा दो, तो माइनस 11 थी और माइनस 11 में एक कम कर दिया तो माइनस 12 हो गया। तो Q1 Q2 बराबर हो गया 20 इंटू 10 की घात माइनस 12। बहुत बेटा समझने की जरूरत है सिस्टम। ठीक, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फोन करके पूछें। पहला इक्वेशन बना दिया। सवाल में क्या कहा पढ़ो जरा। 2 धनावेश, यहाँ चित्र में देखते भी चलो, 2 धनावेश हो, Q1 Q2 मान लिए, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हो गई। 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन। तो हमने कूलाम साहब का सूत्र लगाया, बल का मान रखा, इसका मान रखा, दोनों के आवेश रखे, आर दोनों के बीच की दूरी जो थी वो रखी, कैलकुलेट किया। ये आगे की लाइन क्या कह रहा है सवाल? आगे कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों का योग, 2 आवेश आपने Q1 और Q2 माने और दोनों आवेशों का योग कितना बता रहा? 9 माइक्रो कूलाम। तो हम ये कह सकते हैं दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 बराबर कितना? 9 माइक्रो कूलाम। बेटा एक माइक्रो कूलाम को कूलाम बनाने में मतलब माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात माइनस 6 का गुणा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम बन जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर। अब एक बात गौर करना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जानते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छे समझना बेटा इस स्टेप को। ये होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना, जब इसमें माइनस 2ab इसमें प्लस 2ab। दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हमने बराबर लिख दिया, बराबर नहीं हो सकते। इसमें माइनस 2ab इसमें प्लस 2, मतलब ये 2ab कम है और ये 2ab ज्यादा है, तो कितने का अंतर हो गया? आपको लगेगा 2ab। अरे भाई हमारे पास 2 रुपए कम है, आपके पास 2 रुपए ज्यादा है। समझना ध्यान से, एक व्यक्ति ये है तीसरा, इसके पास 8 रुपए और इससे 2 रुपए कम है हमारे पास, तो 6 बने हमारे पास, और इससे 2 रुपए ज्यादा है आपके पास तो 10 बने। यहाँ 8 है तो 10 बने आपके पास। ठीक, तो मेरे पास 6, आपके पास 10, कितने का फर्क हो गया? हमारे आपके बीच का 4 का फर्क हो गया। इसमें 2ab कम है, इसमें 2ab ज्यादा है, तो दोनों के बीच में कितने का फर्क हो गया? 4ab का। मतलब ये ज्यादा है, दोनों के बीच में 4ab का फर्क हो रहा। अगर हम 4ab यहां से घटा दें तो अब ये दोनों बराबर हो गए, है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। क्यों बेटा? बस मान रख दो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान आपको ऊपर दिया है Q1 प्लस Q2 का मान 9 इंटू 10 की घात माइनस 6।
इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2, और Q1 इंटू Q2 का मान आप निकाले थे 20 इंटू 10 की घात माइनस 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका अगर हम वर्ग करें तो 9 का वर्ग 81, 10 की घात माइनस 6 का वर्ग 10 की घात माइनस 12। घातें तो दुगनी हो जाती वर्ग करने में, ठीक। 9 का वर्ग 81 और 10 की घात माइनस 12 हो गया, माइनस 20 चौको 80 बना इंटू 10 की घात माइनस 12, 80 इंटू 10 की घात माइनस 12, तो 81 इंटू 10 की घात माइनस 12 ये है, 80 इंटू 10 की घात माइनस 12 ये है। अगर आप घटा देंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 से 80 घटा देंगे तो 1 इंटू 10 की घात माइनस 12 आ जाएगा, है ना। तो Q1 माइनस Q2 यानी स्क्वायर हटा दो तो इसका वर्गमूल ले लो, तो 1 का वर्गमूल बेटा 1 ही होता है। अब 10 की घात माइनस 12 का वर्गमूल 10 की घात माइनस 6। हमने अभी क्या बताया था, घातों का वर्ग करोगे तो दुगना हो जाता, तो जब वर्गमूल करो तो आधा हो जाएगा। अगर 6 का वर्ग कर रहे 10 की घात 6 का तो 10 की घात 12, और 10 की घात 12 का वर्गमूल ले रहे तो 10 की घात 6, तो 10 की घात माइनस 12 का वर्गमूल 10 की घात माइनस 6 बना। इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया बेटा। उसी के नीचे रख दो इक्वेशन नंबर 2, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 की घात माइनस 6। इक्वेशन नंबर 2 ये, इसको हमने वहां पे कॉपी कर दिया, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 और दोनों समीकरणों को यानी 2 और 3 नंबर को आप कक्षा 8 की तरीके से आपस में हल कर लो। अब आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे हल करना है। अगर हम समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ दें तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q1 जुड़ गया तो कितना बना 2Q1 बराबर, इस तरफ जोड़ेंगे तो घातें तो गुणांक तो देखो बराबर है बेटा दोनों के, है ना, घातें दोनों में बराबर है, तो इसका गुणांक 9 है उसका गुणांक 1 है, तो 9 और 1 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 होगी भाई। 9x और 1x 10x होगा, बस उसी तरह से समझ, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, तो Q1 बराबर 2 से इसको काट दो, 2 5 से 10, 5 इंटू 10 की घात माइनस 6। कूलाम में आया ये, कूलाम बेटा हमने अभी बताया था माइक्रो कूलाम से जब कूलाम बनाते हैं तो 10 की घात माइनस 6 का गुणा करते हैं, और जब कूलाम से माइक्रो कूलाम बनाएंगे तो 10 की घात माइनस 6 का भाग देंगे। अगर हम इसमें 10 की घात माइनस 6 का भाग दे दे, बटे लगा के 10 की घात माइनस 6 का भाग दे दे तो 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5। अब ये कूलाम से बन गया माइक्रो कूलाम, तो पहला आवेश आया 5 माइक्रो कूलाम। सवाल में आपसे कह रहा था, आप सवाल पे नजर डालिएगा कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है, ये बता रहा, दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रो कूलाम, उसमें से एक आवेश आया 5 माइक्रो कूलाम, तो इसका मतलब फिर अब हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा आवेश कितना आएगा 4 माइक्रो कूलाम। ओके, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना शुरू करें, टाइम ना बर्बाद करें आप। 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से, 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। छोटा सा सवाल है, चलिए गौर करिए। कह रहा है 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, आवेश कितना बता रहा सवाल में, आवेश को Q से प्रदर्शित करते, आवेश कह रहा Q बराबर 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलाम, कूलाम में C बना दो आप, काम चलेगा, परीक्षा में भी बना सकते, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, अरे दूरी पूछ रहा, दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं,
दूरी ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दूरी के आगे, ठीक। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काहे से प्रदर्शित किया था, ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितनी बता रहा, 450 न्यूटन प्रति कूलाम। देख लो, छोटा सा एक सूत्र होता है इसका बेटा, लगा दो फट से 1 मिनट में आ जाएगा। ई बराबर होता 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको आर ज्ञात करना है ना, तो एक काम करो, आर को यहाँ ले आओ फ्रंट पे, भाई जो ज्ञात करना है उसको फ्रंट पे लाओ, और ई को यहाँ ले आओ पक्षांतर करके। तो चलो इसको यहाँ ले आए, आर स्क्वायर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ई। बस मान रखो, इसका मान कितना था, फिक्स है वो तो 9 इंटू 10 की घात 9। क्यू का मान ऊपर रखा है 5 इंटू 10 की घात -8। ई का मान आपके सामने रखा है 450। बेटा एक काम करो, देखो गौर से, 10 की घात ये 9 है, ये 10 की घात -8, ये प्लस में ये माइनस, घातें घट जाएंगी। 9 से 8 घटा देंगे तो 10 की घात 1 बचेगा। अच्छा 10 की घात 1 हमने कहा था नहीं लिखा जाता, 10 मान लिया जाता उसको, ठीक। चलो 9 का 5 में गुणा, 9 बना 45, और जो 10 बचा यहाँ इंटू में, इससे इसको घटाया 10 में आया है ना, तो 9 बना 45 और 45 का 10 में गुणा 450, 45 था 450, और 450 से 450 कट गया, क्या कितना आ गया 1। आर स्क्वायर का मान 1 आया, तो आर बराबर भी तो 1 हो जाएगा भाई, 1 का वर्गमूल भी तो 1 होता है ना। तो दूरी कितनी आ गई, 1 मीटर। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, दो माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेशों, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर, देखते जाएं, 2 बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए बेटा समझे, छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश, हम एक चित्र से समझा रहे हैं, आप ऐसे तो डायरेक्ट भी लगा सकते, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन आप चित्र से समझो। कह रहा 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर आवेश है। चल एक आवेश हमने ये रखा 2 माइक्रोकूलाम, दूसरा आवेश ये रखा 2 माइक्रोकूलाम, दोनों बराबर के हैं। फिर आगे क्या कह रहा, 2 बराबर और विपरीत आवेश। तो हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, जब लेक्चर बताया था पिछला, तो बराबर तो हैं, मान में बराबर हैं, लेकिन विपरीत का मतलब क्या है कि अगर एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, ठीक। ऐसे 2 आवेश, ठीक। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी बता रहा, 3 सेंटीमीटर। चलो भाई 2 में से कोई एक आवेश ले लो, है तो दोनों बराबर के, तो आवेश को क्या लिखेंगे, Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम। अच्छा माइक्रो हटा दो, तो माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात -6 का गुणा कर दो, कूलाम अकेला बचा। उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। आपने अभी तक के सवालों में देखा कि दूरी को आर से प्रदर्शित किया, लेकिन हमने याद करो बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जहां पर बनता है, ऐसे दो वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, समान आवेशों से बनता है और प्रकृति अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे 2 आवेशों को मिलाकर वैद्युत द्विध्रुव बनता है, और ऐसे 2 आवेशों के जो बीच की दूरी है उसको हम आर से नहीं बल्कि 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो 2L का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। बेटा इसको मीटर बना लो, तो 3 इंटू 10 की घात -2 मीटर। पूछ क्या रहा है, लास्ट में आपसे कह रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और एक छोटा सा सूत्र होता P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान 2 इंटू 10 की घात -6 इंटू 2L का मान 3 इंटू 10 की घात -2। इस तरह से 2 तिया 6 इंटू, घातें देखो दोनों माइनस में हैं, तो 10 की घात कितना हो जाएगा -8।
वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण निकाला, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना शुरू करें। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने एबीसी है। 3 कोने ए कॉमा बी कॉमा सी हैं। कोने ए पर आवेश 0.1 माइक्रोकूलम है। कोनों बी और सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर। बेटा रजिस्टर में आप न्यूमेरिकल जरूर नोट करते चले मेरे साथ में। आपके सामने न्यूमेरिकल, मेरे सामने न्यूमेरिकल, तभी मजा आएगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे उसको। इस धोखे में ना रहिएगा। बाकी हमने बताया मेरा सिस्टम बहुत अच्छा नहीं कि भाई हम स्क्रीन पे लगा दे, सामने आपको दिख रहा है। जब होगा तब होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास ऐसा सिस्टम। चलिए, आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने एबीसी। तो बेटा एक समबाहु त्रिभुज चित्र से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। ठीक, यहाँ तो बराबर नहीं दिख रही, बताओ। अरे भाई पटरी से नहीं ना आपके बना रहे, तो कम से कम दिखे तो बराबर, थोड़ा अंदाज से। एक भुजा ये और एक भुजा ये, और इन दोनों के बीच की एक भुजा ये लगभग बराबर। समबाहु त्रिभुज नाम दे दिया ए बी सी। ठीक, 3 कोने। क्या कह रहा आगे? कोने ए पर एक आवेश 0.1 माइक्रोकूलम। ए पर एक आवेश कोई रखा हुआ है Q बराबर 0.1 माइक्रोकूलम। अगर आप चाहें तो इसमें माइक्रो हटा लें, इंटू 10 की घात -6, है ना। अच्छा 0.1 है, दशमलव हटा के एक अंक खिसका के इसको यहाँ ले आए दशमलव को, तो ये 1 बचेगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो दशमलव हटाया, कितने अंक खिसकाया? 1 अंक। कहाँ खिसकाया? सीधे हाथ पे, तो घात घटेगी। तो -6 तो पहले से, और एक और घट गई, तो 10 की घात -7 हो गया। अब ये कूलम हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा? बी और सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। यहां पर आपको तीव्रता निकालना है। इस बिंदु को हम क्या मान लें? डी मान ले बेटा। बिंदु डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। फिर आगे क्या कह रहा? त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर। बेटा ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अच्छा जब ये 10 सेंटीमीटर होगी तो फिर ये मध्य बिंदु से इस तरफ कितनी होगी? ये 5 सेंटीमीटर होगी। आराम से समझो चित्र को, ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर, गौर करना, इससे इससे इसको हम मिला रहे। हम सबको चित्र से क्लियर कर दे, फिर आगे चलते। इसको हम इससे मिला रहे, तो ये दूरी क्या बनी? ए डी। त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कौन सी भुजा है? ए डी। ये कौन सी कहलाएगी? लंब, है ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार क्या बना? बी डी। चलो भाई मान रखो, ए बी का मान कितना? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। बी डी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25। ए डी का मान कितना आ गया? 75। ए डी स्क्वायर का मान, ए डी स्क्वायर का मान। ठीक, चलो गौर करो, सवाल पे आओ जरा। क्या पूछ रहा?
बिंदु ए पर, कोने ए पर 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या। देखिए आवेश रखा ए पर, अब तीव्रता ज्ञात करना है डी पर। तो अब याद करो, हमने आपको अच्छी और अच्छी स्थिति का डेरिवेशन कराया था। उसमें हमने बताया था कि दूरी का मेजरमेंट, दूरी का मापन कैसे करते हैं। आवेश ए पर रखा है, तीव्रता हमें डी पर ज्ञात करना है, तो ए से डी तक की जो दूरी होगी उसको हम आर कहेंगे। ठीक, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। आवेश आपको दे रहा Q बराबर 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों के ए पर हम आवेश रखा है, डी पर तीव्रता ज्ञात करना, तो दोनों के बीच की दूरी एडी बनी है ना। तो दोनों के बीच की दूरी हमें मालूम होना चाहिए, वो हम यहाँ निकाल चुके। इसी को हम आर कहेंगे, क्या कहेंगे, इसी को आर कहेंगे। तो एडी का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 75। ठीक, अच्छा एक बात बताएं पहले क्लियर, यहां से स्क्वायर हटाओ बेटा, तो एडी बराबर क्या बनेगा, 75 का स्क्वायर करो, √75, √75। अच्छा 75 को 25 × 3 कह सकते हैं, 25 दिया 75, तो 25 को अंडर से बाहर लाओ, 5 बचेगा, 5 को अंडर में बचा 3, 5 √3 सेंटीमीटर। इसको बेटा मीटर में बनाओ, तो 5 √3 × 10⁻⁻2 मीटर बनेगा, है ना। ए पर आवेश रखा, डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसलिए ए से डी तक की जो दूरी होगी उसी को हम आर कहेंगे। तो ये दूरी कौन सी आ गई, आर बराबर, राइट। चलो आर का मान आपके पास आ गया 5 √3 × 10⁻2 मीटर। चलिए बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाओ, अभी पिछले सवाल में लगाया आपने, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। इसका मान क्या बताया था, 9 × 10⁻9। इतने सवाल लगाना कि रट जाए इसका मान, इंटू Q का मान 10⁻⁷ है, R का मान आपने ये निकाला 5 √3 × 10⁻²। यहाँ पे R स्क्वायर करना है, तो चलो इसका स्क्वायर करके रख दे। चलो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 × 3, 25 दिया 75 हो गया, इंटू 10⁻⁻2 का भी वर्ग होगा, 10⁻⁻4। चल ये घातें ऊपर ले जाएं तो प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस की जब हो गई तो 9 घातें भी प्लस की है, तो 9 और 4 13 हो गई। अब 13 से 7 घातें घटा दो तो 6 घातें बची। ठीक, ये 9 है और इंटू में 10 की घात कितना बचा, 6। 6 में से एक काम करो, एक घात कम कर दो तो 5 बची, और वो जो कम करी वो इसको दे दो, एक 0 दे दो, हो गई एक घात। ठीक, और बटे में कितना, 75। बेटा सबका काम चलने दो, 15 छक्का 90, 15 पना 75, इंटू 10 की घात 5 है। अब आराम से 5 का भाग 6 में दे दो, 5 एकम 5, एक बचा, दशमलव लगाओ 10 हो गया, 5 दूनी 10 इंटू 10 की घात 5। क्या निकाला बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। स्क्रीनशॉट। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 लिखना चालू कर दें आप फटाक से। 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए।
ये आपके लिए नया सवाल, नया फार्मूला। हालांकि सूत्रावली में हम कलेक्शन में आपको ये फार्मूला शायद नहीं लिखा पाए, अब लिख लीजिएगा आप। ठीक, मैंने कहा था कि कोई फार्मूला भूल जाएंगे तो आपको आएगा तो आप बीच में भी लिख सकते हैं। चलिए सवाल क्या कह रहा है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। बेटा सवाल से न्यूमेरिकल से कभी बढ़ाया नहीं जाता, चाहे जितना बड़ा हो। आप तो ये फॉर्मेट रखो सवाल लगाने का कि सवाल में क्या दिया है, हम पहले उसको नोट करें आराम से पढ़ के, और सिंबलाइज अगर आप अच्छे से क्लियर कर गए कि हमें किसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, तो आराम से आप नोट कर लोगे। जैसे 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को काय से प्रदर्शित करते बेटा, ये आपको अच्छे से बस मालूम होना चाहिए। उसके लिए सूत्रावली वाला पेज उठाओ, उसमें सूत्र लिखे, प्रतीक भी लिखे, आप अपने आप जान पाओगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर दे रहा 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। आगे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है। हम ऐसे भी पहचान लिया करें कि कह तो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, लेकिन नहीं समझ पा रहे तो आप मात्रक देखा करो मान के आगे। 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर दे रहा 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे कह रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर, कोण माने थीटा, और थीटा बराबर दे रहा 30 अंश। फिर कह रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बेटा बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ, और इसका सूत्र होता है, सूत्रावली में आप डाल लीजिएगा कलेक्शन में, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। P का मान, सारे मान ऊपर रखें, आप नोट कर दीजिए यहाँ पे और बस हल कर लीजिए। E का मान 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह थीटा का मान 30 अंश रख दो, ये लो 4 × 5 = 20 हो गया, इंटू, अच्छा ये घात प्लस की माइनस की, तो 4 से 9 घटा दो, 10⁻⁻5 बचा, इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से अगर आप 10 को काटो, 20 को काटोगे तो 10 आ जाएगा, 2 दाम 20, 10 आ गया है ना। तो 10 का मतलब 1 घात, 10 का मतलब 1 घात, और 1 घात प्लस की और 5 घातें माइनस की, तो कितना बचेगा, चलो भाई 1 घात प्लस की है, 5 माइनस की, 1 से 5 घटा दो, 10⁻⁻4 आ गया। और बल आघूर्ण निकाला, बल आघूर्ण का मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर। इसके शॉर्ट चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखना शुरू करें बेटा। क्वेश्चन देखने में लिखने में थोड़ा बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन इसका छोटा है। ठीक, किसी निकाय में 2 आवेश, किसी निकाय में 2 आवेश QA इस तरह से, QA बराबर 1.5 माइक्रोकूलम, QA बराबर 1.5 माइक्रोकूलम, तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलम, क्रमशः 2 बिंदुओं A और A के आगे ब्रैकेट में लिख लेना -2 मिलीमीटर, 0,0 ऐसे, तथा B, और B के आगे ब्रैकेट में लिख लेना 2 मिलीमीटर, 0,0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा बताइए, परिमाण तथा दिशा बताइए।
बस बेटा देखिए, आप सॉल्यूशन इसका थोड़ा चित्र से समझने की कोशिश करें। देखो, रट के लगा लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना सब अलग विषय हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक एक चीज को डायग्राम से अगर आप देख रहे, समझ रहे, प्रैक्टिकली उसको समझ रहे, तो वो बहुत बेहतर होता है। ठीक, सवाल में कह रहा है दो बिंदु आवेश है, किसी निकाय में दो आवेश है। एक आवेश है क्यू ए। क्यू ए का मतलब ये है कि जो बिंदु ए पर जो एक बिंदु ए है मान लो, और एक बिंदु बी है, तो जो बिंदु ए पर आवेश रखा है उसको हम क्यू ए कहेंगे, और वो कितना है 1.5 माइक्रोकूलम इस बिंदु पर। और जो बिंदु बी पर आवेश रखा उसको हम क्यू बी कहेंगे, कितना है -1.5 माइक्रोकूलम। यानी बिंदु ए पर 1.5 है और बिंदु बी पर -1.5 है। दो आवेश रखे हुए हैं। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, आप समझ रहे होंगे कि जब एक यहाँ पे 1.5 है और यहाँ भी 1.5 है, यहाँ प्लस का है और वहां माइनस का है, तो इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे। तो फिर इसका मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो r नहीं होगी, 2l होगी। होगी ना? अच्छा, दूरी समझो। बिंदु ए का निर्देशांक क्या बता रहा, -2 mm, 0 0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा, 2 मिलीमीटर, 0 0। ठीक, अब गौर करना, आपने कार्तीय तल पढ़ा 9th में, ये एक्स अक्ष कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है, और दोनों का जो कटान बिंदु है ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के इस तरफ की नाप धनात्मक होती है और इस तरफ की ऋणात्मक होती है। ठीक, ये एक्स होता और ये भी एक्स होता। बेटा यहाँ अगर देखें हम तो निर्देशांक हमेशा कैसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करके। तो x की जगह ये लिखा है, x की जगह ये लिखा, तो ये x का ही मान है। y और z तो 0 0 है सब दोनों में। ठीक, तो x का मान -2 mm है और दूसरे में x का मान 2 mm है। बात समझना, a और b ये है, और अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरीके से कर दें तो बेटा ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, दोनों का कटान बिंदु ये हो गया। अब x का जो धनात्मक मान होगा वो इस तरफ होगा, ऋणात्मक इस तरफ होगा। तो x इस बिंदु से b बिंदु तक x का मान 2 मिलीमीटर, इस बिंदु से b बिंदु तक x का मान कितना है, 2 मिलीमीटर प्लस का, और इस बिंदु से इस बिंदु तक a का मान कितना है, -2 मिलीमीटर। कुल मिला के इस तरफ भी 2 मिलीमीटर और इस तरफ भी 2 मिलीमीटर है। इस तरफ चूंकि धनात्मक दिशा में है तो धनात्मक मान है, और ये ऋणात्मक दिशा में है तो ऋणात्मक मान है, लेकिन नाप उसकी यहां से यहां तक भी 2 मिलीमीटर है और यहां से यहां तक भी 2 मिलीमीटर है। तो बेटा यहां से यहां तक कितनी हो गई, 4 मिलीमीटर। ये दो में से कोई एक आवेश दे रहा, तो कोई एक आवेश दोनों में से ले लो, क्योंकि दोनों बराबर के हैं, तो हम कहेंगे Q बराबर कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दिया जाए तो 1.5 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ये Q का मान हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l कहेंगे, और 2l का मान दे रहा 4 मिलीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लो, तो 4 × 10⁻³ मीटर। ठीक, थोड़ा थोड़ा बता दें हम आपको, कभी भी सेंटीमीटर से मीटर बनाना हो 10⁻² का गुणा कर दो, मिलीमीटर से मीटर बनाना हो 10⁻³ का गुणा कर दो, माइक्रोन्स हटाना हो 10⁻⁶ का गुणा कर दो। ठीक है, चलिए आपको लास्ट में क्या कह रहा, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P पूछ रहा बेटा, बस सूत्र लगा दो, P बराबर क्या होता है, Q × 2l। तो Q का मान कितना है, 1.5 × 10⁻⁶ × 2l का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻3। तो इस हिसाब से 15 चौको 60, और एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 60 में दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद तो 6 ही बचेगा। इनटू में कितना है, घाते देखो, -6 और -3 दोनों माइनस में है, तो माइनस का 9 हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। बेटा इसका परिमाण तो आ गया, साथ में इसकी दिशा भी पूछ रहा है। तो दिशा देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के बारे में हम आपको एक लाइन में बता दें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब B से
ए की ओर होगी। तो इसकी दिशा की बात करें तो कहाँ होगी, बिंदु बी से ए की ओर, ए की ओर। चलिए बेटा इसको हटा दें और अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर दें, हम हट जाएं ये। चलिए तो आज के टॉप 10 न्यूमेरिकल, पहला चैप्टर फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल थे, बहुत मेहनत के साथ आपको अनसॉर्ट से निकाल के ढूंढ के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए आज मेहनत से हमने इस लेक्चर में दिए हैं। इसका आप रीप्रैक्टिस करें, साथ में कोशिश करें जब टाइम एक्स्ट्रा रहे तो इसके अलावा अगर आप इससे, हालांकि आप आपने अगर ये न्यूमेरिकल समझ लिए तो इससे रिलेटेड अब आप कम से कम 20 न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉप 10 न्यूमेरिकल आज आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसी न्यूमेरिकल के साथ साथ आज आपका ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स का टारगेट है आपका, उस टारगेट के हिसाब से इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, और आज इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड बोर्ड में परीक्षा में आने वाले कीमती न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज ये फिनिश हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर के साथ, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रवेग। तब तक के लिए बाय।